अगर हमें क्या चाहिए है, 1 किलो चीनी चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बैलेंस होता है उसके 1 पर डे के अंदर क्या रखेंगे, हीलियम का एटॉमिक मास हमें पता है कितना होता है, 4। तो यहाँ पर जो है वो बार कितने रखने पड़ेंगे, 1 2 3 और 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वो हमारा सिलेबस चल रहा है और उसका आज हमने लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करना है। रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वैसे तो बुक के अंदर मतलब छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मैंने इसको एक्सप्लेन करके काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आगे जहाँ कहीं भी मतलब पहले भी हमने रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ रखा है और आगे भी हम पढ़ते हैं और एफएससी के अंदर भी पढ़ते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन जो है एक छोटी सी डेफिनेशन होती है लेकिन वो सही तरीके से समझ में नहीं आती। तो मैंने पूरा जो है बैकग्राउंड और आगे जो है कैलकुलेशंस वगैरह लिख दी है ताकि आपको वो जो छोटी सी डेफिनेशन है वो सही तरीके से समझ में आ जाए। वैसे मैं अपनी बताऊं तो ड्यूरिंग स्टडी लाइफ मुझे कभी भी ये रिलेटिव एटॉमिक मास जो है समझ में नहीं आया, लेकिन फिर मैंने आपको समझाने के लिए इतनी मेहनत की है ताकि आप समझ सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास जो है उसको ज़रूरत क्यों पेश आई रिलेटिव एटॉमिक मास की। एटम का जो सिंपल मास है उसको वैसे कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते, हम किसी भी चीज़ के साथ रिलेट करके रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो क्यों मालूम करते हैं, तो ये हम जानते हैं। तो सबसे पहले है जी साइज ऑफ एटम जो है, डेफिनेटली वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो 1 पेंसिल डॉट जो है अब कितना छोटा होता है कि 1 पेंसिल डॉट के अंदर, एक छोटे से पेंसिल डॉट के अंदर कितना होते हैं, 2 मिलियन एटम्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो इतना जो है साइज ऑफ एटम छोटा है कि एक सिर्फ पेंसिल के डॉट के अंदर भी 2 मिलियन एटम, 20 लाख के करीब जो है एटम्स मौजूद है। तो डेफिनेटली नीड अ स्मॉल स्केल आर स्टैंडर्ड। तो इसको मेजर करने के लिए डेफिनेटली क्या चाहिए है, हमें एक ऐसा स्केल चाहिए है जो कि छोटी चीज़ों को भी माप सके, ऐसी छोटी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा ही छोटी हैं कि एक पेंसिल डॉट के अंदर 20 लाख से बहुत ज़्यादा एटम्स मौजूद है। ठीक है जी। तो सेकंड मेथड जो है यूज़ किया गया, जो वहाँ पर अगर यूज़ किया जा सकता था वो ये था कि एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट जो है वो कैसे एटम जो है वो कैसे मालूम कर सकते हैं कि एक एलिमेंट जो है उसका टोटल मास ओवर टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अक्सर बच्चों को एटम और एलिमेंट के दरमियान भी कंफ्यूजन होती है, तो वो भी मैं बता देता हूँ कि एलिमेंट जो है उसका लफ्जी मतलब है एक टुकड़ा। ठीक है जी। तो स्पेस के अंदर, मैटर के अंदर, मतलब पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई भी एक ऐसा टुकड़ा, जैसे लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये है हमारे पास, अब इसके अंदर अगर एक हाइड्रोजन का एटम मौजूद है तो जितने भी अरबों खरबों एटम्स इसके अंदर मौजूद हैं सारे के सारे किसके होने चाहिए, हाइड्रोजन के मौजूद होने चाहिए। तो इसको मैं क्या कहूँगा, एक एलिमेंट कहूँगा, इसको एटम नहीं कहूँगा अभी। ठीक है जी। उसके अंदर से अगर मैं एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल को निकाल लूंगा जो कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मौजूद होंगे, उसको मैं क्या कहूँगा, एटम कहूँगा। अभी फिलहाल ये क्या है, एलिमेंट है। ठीक है जी। अब क्या करता हूं, मैं इसका टोटल मास मालूम कर लेता हूं और इसके अंदर जितने भी एटम्स मौजूद है उस पर डिवाइड कर देता हूं, तो एक एटम का मास जो है वो मालूम हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए है एक्चुअल में। लेकिन इसके अंदर होता क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब इसके अंदर कितने एटम्स मौजूद है हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एटम्स जो है वो मौजूद होंगे। ठीक है जी, अरबों खरबों की तादाद में मौजूद होंगे। एवोगैड्रोस नंबर का आपको कॉन्सेप्ट पहले से ही है, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स। अब इतने सारे एटम्स कैसे मालूम कर लेंगे, सारी जिंदगी ही गुजर जाएगी। ठीक है जी। तो सेकंड लाइन होगी। फिर तीसरा जो है पॉइंट वो ये है कि हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड के तौर पर पहले यूज़ किया गया था। हमें पता है कि कार्बन 12 को हम स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ करते हैं, लेकिन पहले जो है हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड यूज़ किया गया। तो हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड जो यूज़ किया गया उसको फिर क्यों रिजेक्ट किया गया, तो सबसे पहला जो पॉइंट था कि होल मास नंबर एटम्स को जस्ट वो देता था। ठीक है जी। तो उससे रिलेट करके, हाइड्रोजन से रिलेट करके हम जस्ट होल मास नंबर जो एटम्स है उनको हम कैलकुलेट कर सकते थे, उनका जो मास है मालूम कर सकते थे। लेकिन ऐसे एटम्स जिनका फ्रैक्शंस के अंदर एटम मास होता है उनको हम कैलकुलेट नहीं कर पाते थे। तो डेफिनेटली हमें पता है कि काफ़ी सारे जो एटम्स है उनका फ्रैक्शंस के अंदर मासेस होते हैं, और वो रीज़न क्या है, क्योंकि आइसोटोप्स होते हैं। तो आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस डिफरेंट होने की वजह से जब हम एवरेज लेते हैं तो वो फ्रैक्शंस के अंदर आ जाता है। तो इसलिए हमें क्या चाहिए है, ऐसा स्टैंडर्ड जो कि फ्रैक्शंस के अंदर भी मालूम कर सके। ठीक है जी।
और फिर सेकंड पॉइंट जो है हाइड्रोजन गैस है। तो गैस है तो डेफिनेटली क्या होगा कि गैस को कभी भी स्टैंडर्ड के तौर पर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है जी। हम हमेशा सॉलिड को एज अ स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और ये एक क्या है, फ्लेमेबल है। फ्लेमेबल है तो डेफिनेटली इसको हम आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसे स्टैंडर्ड के तौर पर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड वो होना चाहिए जिसको हम आसानी से ईजी टू यूज होना चाहिए वो, ठीक है जी, आसानी से इस्तेमाल कर सकें। आगे है जी ऑक्सीजन जो है उसको भी स्टैंडर्ड के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन को भी फिर यूज़ किया गया, लेकिन सेम जो कि हाइड्रोजन की रीजंस थी वैसे ही उसको भी, क्योंकि होल नंबर जो मास है वो भी ये देता था, जस्ट फ्रैक्शंस के अंदर नहीं देता था, और ये भी गैस थी, तो डेफिनेटली ये भी क्या हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है जी। और अब जो है कार्बन 12 को इस्तेमाल किया जाता है। तो अब जो मेन हमारी डेफिनेशन है उसकी तरफ आते हैं, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे कि कैसे जो है वो डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं एक्चुअल में। तो सबसे पहले है जी मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का जो मास है उसका 1/12 हमने लेना है और उसको कंपेयर करके हर एक मास जो है एटम का मालूम कर लेंगे। वो कैसे कर लेंगे वो हम आगे चल के देखते हैं, अभी डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आएगी। तो सपोज के हमारे पास अब कैसे कंपैरिजन करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, जैसे आप घरेलू लाइफ के अंदर कंपैरिजन करते हैं कि अगर हमें क्या चाहिए है, 1 किलो चीनी चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बैलेंस होता है उसके एक पर डे के अंदर क्या रखेंगे, 1 kg का बाट रखेंगे और दूसरे के अंदर चीनी डालते जाएंगे, और जब वो चीनी जो है बराबर हो जाएगी, ये जो सुई बीच में होगी, तो डेफिनेटली 1 kg शुगर जो है वो हमें हासिल हो जाएगी, ठीक है जी। वाई कार्बन 12, कार्बन 12 को ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, और भी तो काफ़ी सारे होंगे जो कि इन चीज़ों को जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली कार्बन 13 भी होता है, 14 भी होता है, लेकिन हम कार्बन 12 को इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल कार्बन आइसोटोप्स 98% तक ये अबंडेंट होता है। तो रिलेटिव अबंडेंस ज़्यादा होने की वजह से डेफिनेटली कार्बन 12 को इस्तेमाल करेंगे, और ये स्टेबल भी होगा। तो जो जितना ज़्यादा अबंडेंट होता है वो उतना ज़्यादा ही क्या होता है, स्टेबल होता है। तो कार्बन एटम जो है, कार्बन 12 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इट्स अदर आइसोटोप्स कार्बन 13 एंड कार्बन 14, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद है जी हमारे पास कि स्केल क्या है हमारे पास, ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास का जो स्केल होता है, डेफिनेटली हर एक चीज़ का स्केल होता है। जैसे कि अगर हम टाइम मालूम कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका जो स्केल है 1 सेकंड हो सकता है, या कोई और 1 मिनट हो सकता है, 1 आवर हो सकता है। तो स्केल बताना ज़रूरी है। जैसे हम मासेस का ही कर लेते हैं, जो हमने पहले स्केल्स पढ़ रखे हैं, 1 ग्राम पढ़ रखा है, 1 kg पढ़ रखा है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमने स्केल्स के तौर पर ली है। तो अब यहाँ पर जो स्केल है वो एटॉमिक मास यूनिट का स्केल है, और एटॉमिक मास यूनिट जो है, एक एटॉमिक मास यूनिट किस चीज़ का इक्वल है, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 जो है इन मास। मास का जो कार्बन 12 का जो मास है उसको हमने क्या करना है, 1/12वां हिस्सा लेना है। वो जो मास आएगा उसे हम क्या कहेंगे, एक एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे। और एक एटॉमिक मास यूनिट एक्चुअल में होता कितना है, 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम, या हम केजी के अंदर कह सकते हैं -27 kg हो जाएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद जस्ट एक्सप्लेनेशन जो देखनी है वो जस्ट हाइपोथेटिकल आपने देखनी है, ताकि आपको ये जो डेफिनेशन है ये समझ में आ जाए कि कैसे कार्बन 12 का हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं बाकी एलिमेंट्स के साथ। तो लेट्स से मैं कहता हूं कि कार्बन 12 जो है उसके 12 हिस्से कर लेते हैं। एक कार्बन 12 है उसके 12 हिस्से कर लेते हैं, तो डेफिनेटली एक हिस्से के अंदर एक आएगा एटॉमिक मास। कार्बन 12 का हमें पता है कि 12 एटॉमिक मास होता है, ठीक है जी। तो एक का कितना आएगा, एक हिस्से का 1 एटॉमिक मास आ जाएगा, ठीक है जी। अब उसको हमने एज अ कंपैरिजन के तौर पर लेना है। अब हमें नहीं पता कि ये कितना मास है, ठीक है जी, लेकिन ये पता है कि ये कार्बन का 12वां हिस्सा है, 12वां हिस्सा है तो डेफिनेटली 1 के इक्वल है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसका कंपैरिजन करना है। जैसे हमने 1 kg वाला जो बाट है उसकी मदद से हमने क्या किया, अगर यहाँ पर हमें 5 kg शुगर चाहिए है तो यहाँ पर हम 5 जो बाट है वो रख देते, ठीक है जी। तो हमें पता चल जाता कि जो चीनी है वो कितने हैं, 5 किलो है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, जस्ट हमने एज ए यूनिट एक स्टैंडर्ड ले लेना है, 1/12 मतलब 1 के तौर पर ले लिया है ये, ठीक है जी। अब 1 के तौर पर ले लिया है तो डेफिनेटली हाइड्रोजन का सबसे पहले मेजर कर सकते हैं हम। तो हाइड्रोजन का 1 ही होता है, तो 1 पार्ट रखेंगे और 1 हाइड्रोजन, तो दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 1 है,
ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है मैंने हीलियम को रखा है और मुझे कितने बार्ट्स की ज़रूरत होगी ये हम देख लेते हैं, ठीक है जी, क्योंकि ये है 1 के लिए, ठीक है जी। तो डेफिनेटली हीलियम का एटॉमिक मास हमें पता है कितना होता है 4, तो यहाँ पर जो है वो बार्ट कितने रखने पड़ेंगे 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर जो बार्ट है वो हमारे 4 जो है वो यूज़ होंगे और हमें पता चल जाएगा तो डेफिनेटली कि हीलियम जो है उसका एटॉमिक मास कितना होता है 4 होता है, ठीक है जी। ऐसे आप किसी भी जो एलिमेंट है या जो एटम है उसका एटॉमिक मास मालूम कर सकते हैं। जस्ट आपने करना क्या है, एक साइड पे आपने जैसे मैग्नीशियम को रख दिया है। अब मुझे नहीं पता कि मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, वैसे तो पता है लेकिन शुरू में नहीं पता कि मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 है, तो मैग्नीशियम को यहाँ पर रख दिया। अब मैं बार्ट को रखता रहूँगा 1 2 3 4 5 6 इस तरह ऐड करता रहूँगा और जब यहाँ पर 24 होंगे तो दोनों जो है वो बैलेंस हो जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 24 है। तो अब इस सारे मेथड के अंदर मैं कर क्या रहा हूँ, अब मैं कर ये रहा हूं कि मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट जो है उसको मालूम कर रहा हूं, कैसे कंपैरिजन करके, किस चीज के साथ, कार्बन 12 जो है उसका 1/12 लेके, ठीक है जी। ये जो कार्बन 12 है, ठीक है जी, कार्बन 12 का 1/12 पोर्शन लेके और उसके साथ मैं कंपैरिजन कर रहा हूं बाकी मासेस का और बाकी मासेस को मालूम कर रहा हूं AMU के अंदर, ठीक है जी। और इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। तो ये है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट जो है हमने आइसोटोप्स को देखना है, तो वो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।